सीटेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का द स्टडी में फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए थे 2022 में, उसका पहला प्रश्न का 15 प्रश्न हम इसमें पहले वीडियो उसका डाल चुके हैं, एक वाईगॉस की भी वीडियो डाल चुके हैं। तो आज हम उसी में सीडीपी का जो 15 प्रश्न बाकी है, मतलब प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 30, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए यूज़र्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पुराने हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और उनको भी एक अच्छा मार्क्स अचीव कर सकें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि समावेशी कक्षा जो होती है, जिसमें हम लोग सभी बच्चों को एक साथ रख करके और एक तरीके से शिक्षा देते हैं, तो उसे समावेशी कक्षा कहते हैं। तो आइए आप प्रश्न के उत्तर पे देखते हैं और आप भी देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों की विभिन्न ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना, ये समावेशी कक्षा की बात है, लेकिन फिर भी हम आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं कि इससे भी अच्छा तो कोई ऑप्शन नहीं है। केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, ये समावेशी कक्षा की बात नहीं है, क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी विद्यार्थियों पे ख़ास ध्यान दिया जाता है। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, पृथक्करण समावेशी कक्षा की बात नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ख़ास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, देखिए ख़ास ज़रूरत वाले हो या फिर विशेष बच्चा हो या तेज़ बच्चा हो, सबको समावेशी कक्षा में साथ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ छांटने वाटने की बात नहीं की जा सकती है, विशेषज्ञ के पास भेजने की बात नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका जो उत्तर हुआ आप समझ गए होंगे, ए। चलिए आप प्रश्न संख्या 17 पे बात करते हैं। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो विविध समूह मतलब विविध समूह का यहाँ मतलब है कि कुछ बच्चे क्लास में आपके गरीब परिवार से भी होते हैं, कुछ अमीर से भी होते हैं, कुछ देहात से भी होते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र से भी होते हैं, कुछ अमीर के बच्चे भी होते हैं, कुछ गरीब के भी होते हैं, और विभिन्न धर्मों और समूहों के बच्चे आपके क्लास में मौजूद होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, नहीं, अनदेखा आप नहीं कर सकते हैं। अगर सांस्कृतिक भिन्नता है तो सभी की संस्कृति को सम्मान देते हुए और सभी इससे एक दूसरे का मेल जोल रखते हुए ऐसी आपको कक्षा लेनी चाहिए कि ताकि सबकी संस्कृति से रूबरू हो सके। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। सुसंगत का मतलब है कि आपका हर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, आपकी बात हर बच्चे समझ रहे हैं और आप और बच्चों की भी बात को समझ रहे हैं, और आपकी क्लास में बच्चे भी आपसे प्रश्न कर रहे हैं और आप भी बच्चों से प्रश्न और कुछ बता रहे हैं, तो ये सुसंगत संप्रेषण हुआ। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये नहीं है कि अचानक आप कोई निर्देश दे दीजिए, बच्चा उससे घबरा जाएगा। विद्यार्थी को स्वायत्तता व लचीलापन, देखो अधिगम की ये बहुत बड़ी बात है कि अधिगम में लचीलापन होना चाहिए। तो यहाँ जो हमने देखा कि 3 ऑप्शन हमारे पास सही नज़र आ रहे हैं, 1, 3 और 5। तो देखिए 1, 3 और 5, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल दुरुस्त हुआ। अगर आप ख़ुद भी ये किए हैं तो आप सीडीपी में आपकी क्षमता अच्छी है। चलिए आप प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है, देखिए दृष्टिबाधिता का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसे देखने में दिक्कत हो रही है, क्लास में सही नज़र नहीं आ रहा हो, तो वैसे बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान, उनकी विशेष ज़रूरतों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, मेनली यहाँ पे ये चीज़ है। तो विविध तरह के दृश्यक प्रस्तुतिकरण पे ध्यान देना चाहिए। देखिए दृश्यक प्रस्तुतिकरण कीजिएगा, बच्चा देख नहीं पा रहा है और आप उसको दृश्य दिखा रहे हैं, तो ये तो साफ साफ गलत हो जाएगा। अगर बच्चा नहीं देख पा रहा है तो उसे दृश्यक प्रस्तुतिकरण नहीं देना चाहिए। कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं सही है कि हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और स्पर्शनीय मतलब जो बच्चा छू छा करके उसके बारे में समझ सके, जैसे ब्रेल लिपि वगैरह है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह हैं जिसको छू करके बच्चा समझ सके। बहुत सी मुख्य फिल्में दिखानी चाहिए, देखिए फिल्म वो तो देख नहीं रहा है, उसे क्या दिखाएगा। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र, ये सब गलत हो गया, चित्र वित्र वो तो देख ही नहीं पाएगा। तो स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री
का उपयोग करना चाहिए। ये सही हुआ ऑप्शन नंबर बी, जब दृष्टिबाधित बच्चा हो आपकी क्लास में तो। अब ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। तो देखिए, अंतःक्रिया और मौखिक, इसका स्वालीनता होगा। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को हम रखते हैं, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसका आंसर स्वालीनता होगा। तो प्रश्न संख्या 20 पर अब आते हैं। बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है, एक शिक्षिका है जो बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देती है और कहती है कि उनके मन में जो आता है वो बनाएं। मतलब बच्चों को फ्री कर देती है कि आपके मन में जो आता है वही आप बनाइए। इसके माध्यम से वो बच्चों में को बढ़ावा देना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चों को आप फ्री कर दिए, आप उनके मतलब मन के अनुसार उसे कुछ करने के लिए दे रहे हैं, तो ये तो रटना नहीं हुआ, ये साफ गलत हो जाएगा। और सहयोग इसमें होगा नहीं, मतलब ये सहयोग से ही बनेगा। आपको जब फ्री कर दिया जाएगा तो आप एक दूसरे से सहयोग लेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अनुशासनहीनता इसे कि नहीं कह सकते हैं, सृजनात्मकता है, ये क्रिएटिविटी है। मतलब शिक्षिका चाहती है कि बच्चे क्रिएटिव हों, उसमें क्रिएटिविटी उत्पन्न करना चाहती है। तो ये समझ में गए होंगे, सृजनात्मकता कहते हैं इसे, कि आप बच्चों को अपने मन से कुछ करने के लिए अगर देते हैं तो। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, बचपन का जो प्रारंभिक साल होता है उसमें शारीरिक कौशल तो होना ही चाहिए, सामाजिक कौशल भी आ जाता है बच्चों में, संज्ञानात्मक मतलब समझ ही रहे हैं कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि वो सीखने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, वो कुछ न कुछ सीखता चला जाता है। तो ये तीनों तो होता ही है। संवेगात्मक भी आता है। तो ये अमूर्त चिंतन नहीं आता है, ये जो है ना बचपन में नहीं आता है। अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ हम देख नहीं रहे हैं उसके बारे में सोचना। तो ये पांचवा हमको लगता है गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 2 3 4 किस में है, सी में है। 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगर आप भी इसी पे लगाए हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। देखिए, रचनावादी आप समझ रहे हैं ना, रचनावादी जहां आपको कुछ नया करने का मौका मिलता है उसी को हम लोग रचनावादी कहते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं ना, अधिगमकर्ता होते हैं, उसे कुछ नया करने का मिलता है। तो चलिए, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडार व उपयोग से होता है। देखिए, जानकारी का भंडार और उपयोग से होता है ऐसा नहीं है। रचनावादी में आपको कुछ नया करना है, तो जानकारी का लिंक तो होगा, लेकिन जानकारी के भंडार ये हमें सही नहीं लगता है। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है, समझा। ये खोज की एक प्रक्रिया होती है। इनाम व सज़ा का प्रयोग होता है, ये नहीं होता है रचनावादी। बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। अभ्यास तो ज़रूरी है, लेकिन रचनावादी में मेनली क्या होती है कि कुछ नई डिस्कवरी और कुछ नई चीज़ों के खोज पे बात होती है। तो इसका अन्वेषण व अंतःक्रिया, रचनावादी आए तो इसी तरह का क्रिएटिव क्लास होता है वो। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। देखिए, एक शिक्षिका है और उसके पास एक बच्ची है, वो कोई अवधारणा नहीं समझ पा रही है के साथ मिलकर, लेकिन शिक्षिका उसके साथ मिलकर काम करती है और इसे इशारे देती है। मतलब वो जो भी काम कर रही है ना, उसमें उसको इशारे से उसे सही करवाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप जानते हैं कि जब तक हम लोग कुछ मदद देते हैं किसी भी अधिगमकर्ता को, जब तक कि वो थोड़ा सही न कर ले, वहाँ तक जब हम मदद देते हैं तो उसे हम पार कहते हैं। ये आपको मालूम होगा। तो पार, इसका स्कैफोल्डिंग जो वाइगॉस्की में आप पढ़े होंगे, स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं उसको, पार कहते हैं। तो ये तो साफ है, अगर मदद हम करते हैं तो उसे पार कहते हैं। 24 में देखिए 2 अभिकथन दिए गए हैं और दोनों का आपको मेल करके बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले अभिकथन ए को पढ़ते हैं कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण के आसपास के पर्यावरण से
उदाहरण शामिल करती है। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं और आसपास के पर्यावरण से कोई उदाहरण शामिल करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। और तर्क आर कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका। ये भी बहुत बड़ी बात है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ होता है वो सीखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो हमें तो लगता है ये दोनों चीज़ सही है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक जो आसपास से ही मिलता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेना, एक शिक्षिका कक्षा संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका। आसपास से सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ तो हमको पता चलेगी ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? देखिए यहाँ समस्या समाधान में बाधा की बात हो रही है, तो चारों ऑप्शन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। पहला है समस्या को सही से पहचानना, ये तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा की बात है। समस्या को सही से पहचानना, तो ये तो आपको सपोर्ट करेगा सीखने में। अगर आप सही से समस्या को पहचान रहे हैं तो आपको वो मदद करेगा अधिगम में, सीखने में। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, ये भी आपको मदद करेगा। अगर आप स्पष्ट से परिभाषित कर देंगे समस्या को तो ये आपको मदद करेगा। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, ये भी ठीक है। अगर आप पहले उसे मिलती जुलती कोई समस्या को सुलझाए हैं, उससे के बारे में सोचिएगा तो आपका अधिगम अच्छा होगा। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। देखिए कोई भी पारंपरिक तरीके पे आप स्थिर नहीं रह सकते हैं। जैसे ज़माना बदलता है आपका स्टाइल, टीचिंग ऑफ वे, आपके सीखने का तरीका भी बदलना चाहिए। इसलिए यही इसका ऑप्शन होगा। ये क्या होगा? बाधा उत्पन्न करेगा। अगर आप पारंपरिक तरीके पर रह जाएंगे तो ये बाधा उत्पन्न करेगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 पे जाते हैं। यहाँ भी वही है कि क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दो अभिकथन है। यहाँ भी अभिकथन ए और अभिकथन आर। तो ए में कहता है कि विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियाँ व त्रुटियाँ शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाता है। अब एक चीज़ बताइए कि गलतियाँ और त्रुटियाँ शिक्षकों और विद्यार्थी की असफलता को बताता है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। सीखने में त्रुटियाँ और गलती आएगी ही, ये सीखने का हिस्सा है। गलतियाँ और त्रुटियाँ, उसके बाद ही तो हम सीखते हैं। तो इसलिए ये तो अभिकथन साफ गलत है। ये विद्यार्थी की असफलता नहीं है, चूँकि वो त्रुटि करेगा तभी सीखेगा, या शिक्षक की भी असफलता नहीं है। शिक्षक तो इस बात को देखना चाहता है कि बच्चा कहाँ गलती करता है, तो फिर वो उसे सही करता है। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, ये भी साफ गलत है। हर बच्चे में सोचने की कुछ न कुछ क्षमता होती है। तो यहाँ दोनों गलत है, इसलिए सही ए सही आर गलत नहीं, दोनों गलत यहाँ होगा। ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत। ये चलिए प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? भाव तो आपको पता होगा बच्चों में भाव आता है, जैसे क्रोध, गुस्सा भाव है, हंसना भाव है, प्यार भाव है, भय भाव है, ये सब भाव है। लेकिन स्मृति, याद करना भाव नहीं है। तो इसलिए कौन सा भाव नहीं है? तो स्मृति, मतलब आप समझ सकते हैं कि स्मृति जो होती है याददाश्त होती है वो, या फिर याद करना या मेमोरी में समा के रखना, अपने दिमाग में कोई चीज़ जो रखते हैं उसी को स्मृति कहते हैं। तो ये भाव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भाव क्या क्या है आप समझ सकते हैं ना? समझ गए होंगे। गुस्सा करना, प्यार करना, भय, डरना, हंसना, ये सब भाव है। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थी में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? देखिए शिक्षिका अपने विद्यार्थी में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, यकीनन प्रशंसा तो करनी चाहिए, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके नहीं, दंडित तो नहीं करना चाहिए विद्यार्थी को। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे करके, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा प्रयास की प्रशंसा अगर आप कर देते हैं तो बच्चे उससे बहुत खुश होते हैं। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, ये सबसे सही है। अगर बच्चों के, देखिए सही ये भी है लेकिन सबसे सही ये हो गया
कि अगर बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति आप करा दिया, तो बच्चे में क्या होगा, उसके लिए जिज्ञासा आएगी, इंटरेस्ट आएगा और बच्चे और भी ज़्यादा सीखने के लिए उत्साहित होंगे। तो वो सही है। बच्चों का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम। देखिए, अगर आपका बच्चों का समग्र और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों अगर सही रहे, तो बच्चा क्या होगा, अच्छे से सीखेगा। उसमें ज़रा सा भी डिस्टर्ब होगा तो बच्चे को सीखने में वो बाधित होगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे सीखने में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो को प्रभावित नहीं करता है, नहीं, अधिगम को तो प्रभावित करता है। में बाधा डालता है, नहीं, बाधा कैसे डालेगा, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है, ये सही है, क्योंकि अगर अच्छा रहा तो अच्छा होगा। अब आता है प्रश्न संख्या 30। रूही का मानना, और यह अंतिम प्रश्न है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। देखिए, वो खुद मानती है कि हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए। अब वो मानती है कि पढ़ाई नहीं अच्छी की और मेरे नंबर इसलिए अच्छे नहीं आए, जबकि वो विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। और उसका मानना है कि अगर हम पढ़ते तो शायद अच्छा नंबर ले आते। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है, पर्यावरणीय कारक को नहीं, वो तो अपने आप को दे रही है। योग्यता की कमी नहीं, वो मान रही है कि हम योग्य हैं लेकिन हमने मेहनत नहीं किया, उसने कोशिश की कमी, यही सही होगा आंसर। तो इस तरह से हमने सीडीपी का जो पिछले साल प्रथम दिन हुआ था 2022 में का जो प्रथम दिन का प्रश्न था, उसका 30 प्रश्न हमने कंप्लीट किया सीडीपी का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे प्रैक्टिस करें इस पे, ताकि आपको भी अच्छा मार्क्स आ सके। इस तरह से हम पिछले साल के सभी सब्जेक्ट का सभी प्रश्न पर हम वीडियो बनाएंगे। आप धैर्य रखें, बारी बारी से देखें, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर ज़रूर करें ताकि अगले को भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। द स्टडी में अगले दिन फिर आपका स्वागत होगा।